हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा आयुर्वेद चैनल पर। हम लोगों ने अभय इंद्रायण की लेक्चर सीरीज़ को शुरू किया हुआ है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है रिसर्च का कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 2 पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक बात कहनी थी मुझे कि देखिए, हर रिसर्च की बुक में कॉन्सेप्ट जो है सेम है। तो इस बुक में जो एक्स्ट्रा है बिलाल की बुक से, क्योंकि बिलाल सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिस्कस कर दिया है, रिसर्च के भी और स्टैट्स के भी। तो इस बुक में जो एक्स्ट्रा है, जो बिलाल में नहीं दिया हुआ है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो इस बुक में अलग सा ही कुछ दिया हुआ है जो हमने कहीं भी पढ़ा नहीं है, रिसर्च में कुछ नई अपडेट है, वो मैं यहाँ पर उसको इंक्लूड कर रही हूँ। जो हमारे लेक्चर्स के डिस्कशन हैं उसमें इंक्लूड कर रही हूँ। तो अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप बिलाल सीरीज़ को एक बार कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप अभय इंद्रायण वाली सीरीज़ को देखिएगा, आपको हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, प्रिपेयर द रिसर्च प्रोटोकॉल। अब हमने बिलाल में भी पढ़ा था कि आप अपना रिसर्च प्रोटोकॉल कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं वो इस बुक में बिलाल वाली बुक से अलग है, तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 2.1 द प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, यहीं से देखेंगे। इट इज़ कोलोक्युअली सेड दैट अ रिसर्च इज़ हाफ डन व्हेन द प्रॉब्लम इज़ क्लियरली विजुअलाइज्ड। जब आपकी प्रॉब्लम आप क्लियर हो जाते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम पे काम करना है, इसका मतलब आपकी आधी रिसर्च वहीं पे आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाइए पेज नंबर 24, चूजिंग अ प्रॉब्लम फॉर रिसर्च। इसमें सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें देखिए, चूज़ अ टॉपिक दैट इज़ इन नीड ऑफ डेवलपमेंट, वेरिफिकेशन और रिफ्यूटेशन। मतलब आप ऐसा टॉपिक चूज़ करिए जिसको जिस एरिया में डेवलपमेंट की ज़रूरत हो, जिस एरिया में आपको वेरीफाई करना हो कुछ, या फिर वेरिफिकेशन की ज़रूरत हो जिस टॉपिक को। रिफ्यूटेशन मतलब या जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, या फिर जो है पॉपुलेशन के लिए या फिर समाज के लिए जो फ्रूटफुल साबित हो। इसी में थर्ड पैरा देखिए, द प्रॉब्लम मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड फोकस्ड। ये हमने पहले भी देखा था कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आपको अच्छे से डिफाइन करना है और फोकस्ड होनी चाहिए कि आपको जिस चीज़ को साबित करना है या जिस चीज़ पे आपको रिसर्च करनी है उसी के बारे में आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को मतलब प्रॉब्लम जो है उसी पे फोकस करनी है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। इसके बाद सबसे लास्ट में देखिए, इसमें चूजिंग पीजी थीसिस टॉपिक में कुछ भी नहीं लिखा, बस यही है कि आप जो है अपना मतलब रिसोर्सेज को देखकर अपने थीसिस के टॉपिक को चुनिए, अपने गाइड से कंसल्ट करके चुनिए, या फिर जैसा आपको लिटरेचर मिला हुआ है उस टाइप से अपने आप को आपकी जो अपनी रिसर्च का टॉपिक है आपको थीसिस के लिए वो देखना पड़ेगा। मतलब उसमें आपको अपने टाइम भी देखना पड़ेगा, रिसोर्सेज भी देखने पड़ेंगे, टूल्स भी देखने पड़ेंगे, तब जाके आप अपने थीसिस के टॉपिक को चूज़ करेंगे। तो इसमें जो है सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इस पैराग्राफ में। फिर आ जाइए स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अब आपकी जो प्रॉब्लम है उसको स्टेटमेंट क्या होगी, मतलब आप उसको लिखेंगे कैसे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट वर्डिंग द टाइटल। मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि आपने टाइटल उठा के लिख दिया तो वो आपकी स्टेटमेंट हो गई। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिस फॉर सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम, डिटेल्स ऑफ गैप इन नॉलेज, a reflection on its importance and comments on its applicability and relevance। मतलब जो आप स्टेटमेंट देंगे अपना रिसर्च स्टेटमेंट जब आप देंगे या फिर प्रॉब्लम का स्टेटमेंट जब आप देंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो गैप इन नॉलेज मतलब जो पुराने फैक्ट था और जब आप उसको रिसर्च में जो आप साबित करना चाहते हैं या फिर आप उसको प्रूव करना चाहते हैं, तो उस गैप को फिल करना चाहिए आपकी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है। मतलब कोई गैप नहीं आना चाहिए आपकी रिसर्चेज में। आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए उस चीज़ को प्रूव करते जाएंगे कि पहले मतलब अगर पास्ट में ये चीज़ अगर किसी ने रिसर्च करी है तो उसी के आगे अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा फिलिंग ऑफ गैप, कि आपने गैप को फिल करा है। उसकी इम्पॉर्टेंस होनी चाहिए और एप्लीकेबिलिटी मतलब वो यूज़फुल होनी चाहिए लोगों के लिए और रिलेवेंट होनी चाहिए। The focus should be sharp. For example, if the problem area is dietary rule in cancers, the focus may be on how consumption of meat affects occurrence of pancreatic cancer in males residing in a particular area। अब देखिए, फोकस जो आपका बिल्कुल शार्प होना चाहिए। आप ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड करके आप अपने टाइटल को नहीं ले सकते। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है डाइटरी रोल इन कैंसर्स, मतलब कैंसर जो है वो हर कैंसर कौन सा वाला कैंसर है तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। डाइटरी रोल मतलब कौन सी वाली डाइट जो है कैंसर में जो अपना रोल प्ले करती है, वो आपको डाइट भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपको मतलब शार्प करना है अपने फोकस को, तो आप जो स्टेटमेंट है वो ऐसे देंगे
कि जो कंजम्पशन ऑफ मीट है वो पैंक्रियाटिक कैंसर को मेल्स में कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई मेल रह रहा है या फिर पर्टिकुलर एरिया की आपकी पॉपुलेशन है। तो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम को, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक प्रॉब्लम को बताना पड़ेगा अपनी। ऐसे नहीं है कि आपने पूरा कैंसर एक टर्म लिख दिया, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा कैंसर है या फिर कौन सी डाइट या फिर कौन सी चीज़ को या फिर कौन सा फैक्टर है एक पर्टिकुलर जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है अपना प्रॉब्लम को इस तरीके से स्टेट करना है कि आप जो है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम लें, पूरा ब्रॉड प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव हमने पीछे भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, यहाँ पे थोड़ा उसको अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव इज ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू अ पार्सिमिनस सेट ऑफ क्वेश्चंस टू विच आंसर्स वुड बी सॉल्व। अब फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब आप ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाते हैं कि आप खुद ही के क्वेश्चंस तैयार करें। ऑब्जेक्टिव मतलब आपने खुद के क्वेश्चंस तैयार कर लिए जिनको आपको प्रूफ करना है या फिर जिनके आपको आंसर को ढूंढना है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव मतलब टू फाइंड द एफिकेसी, मान लीजिए टू फाइंड द एफिकेसी ऑफ एक्स ड्रग ऑन कैंसर। तो आप जो है एक्स ड्रग की एफिकेसी फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आपका क्वेश्चन हो गया कि आपको फाइंड करनी है इसकी एफिकेसी, जिसका आंसर आप अपनी रिसर्च के दौरान या फिर रिसर्च के बाद आप ढूंढ के लेकर आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव मतलब यही होता है कि आपके पास, आपके सामने जो आपके रिसर्च के क्वेश्चंस खड़े हुए हैं उनके आंसर ढूंढने के लिए आप रिसर्च जो कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है ब्रॉड एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव इज जनरली द वन दैट स्पेसिफाइज द एरिया ऑफ रिसर्च एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिलिनिएट द स्पेसिफिक एक्सपेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखिए किस एरिया पे आप रिसर्च करना चाहते हैं वो हो गया हमारा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब आप एक स्पेसिफिक एक्सपेक्ट पे काम कर रहे हैं उस एरिया के, तो वो होती है हमारी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आगे देखिए समझ में आ जाएगा। अ प्राइमरी मेडिकल रिसर्च कैन हैव टू टाइप ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। अब आपकी मेडिकल रिसर्च जो है दो टाइप की ब्रॉड ऑब्जेक्टिव रख सकती है। वन इज़ टू डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ ए कंडीशन सच एज क्लिनिकल प्रोफाइल ऑफ अ डिसीज, prevalence in various segment of population and the level of medical parameters seen in different type of cases. Or the second type of objective is to study association and cause and effect type of relationship. This is called analytical. अब देखिए आपका जो दो टाइप के हो सकते हैं ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, एक तो हो गया कि आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं और दूसरा है कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे हैं। ठीक है, डायबिटीज़ का एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए तो डायबिटीज़ पे आप काम करना चाहते हैं, तो डायबिटीज़ का जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका कि वो कितनी पॉपुलेशन में फैला हुआ है, या क्लिनिकल प्रोफाइल क्या है डिसीज़ का, या फिर कैसे फैलता है, या फिर उसकी इटियोलॉजी क्या है, तो उसके बारे में सिर्फ डिस्क्राइब करना है। या फिर कितने केसेस आपको मिलते हैं वर्ल्ड वाइड, या फिर जो आपके जिस एरिया में आप रिसर्च करें वहाँ पर। तो ये हो गया हमारा जो है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। फिर इसके बाद में जो सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव आता है वो होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब आपको कोई एसोसिएशन मिला कि आपके एरिया में डायबिटीज़ क्यों बढ़ रहा है इतना, तो आपको कुछ ऐसा एसोसिएशन मिला है, कोई ऐसा कॉज मिला है, तो वो आ जाएगा हमारा सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव में। तो इसको हम बोलते हैं सेकंड टाइप वाला जो है वो है एनालिटिकल, क्योंकि आप पूरा एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे। अब तक तो आपने सिर्फ एक डिसीज़ को डिस्क्राइब करा था अपनी पॉपुलेशन में कि इतना प्रेवलेंट है, मेल्स में ज़्यादा है या फीमेल्स में ज़्यादा है, या फिर इस एज ग्रुप में ज़्यादा है, या फिर इसके साथ जिसको कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ये हैं। इस टाइप से आपने सिर्फ डिस्क्राइब करा। और दूसरे टाइप में आपने एनालिटिकल में क्या करा, एनालाइज करा पूरा कि क्या कॉज हो सकता है, मतलब क्या कॉज निकल कर आ रहा है आपकी जो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस हो रही है इतनी ज़्यादा आपके एरिया में। तो वो चीज़ देखनी है आपको, एसोसिएशन जब देखेंगे तो होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल में देखिए एंड इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर ग्रुप। आप क्या इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव में कि आप मान लीजिए कोई दो ड्रग दे रहे हैं या फिर एक कंट्रोल ग्रुप रख रहे हैं आप अपना, एक कंट्रोल हो गया और एक आपका केस ग्रुप हो गया। एक केस मतलब जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या जिस पे आप इंटरवीन करेंगे या मतलब ड्रग्स देंगे अपनी, वो हो गया हमारा ग्रुप ए। और ग्रुप बी हो गया मान लीजिए कंट्रोल हो गया, प्लेसिबो हो गया। तो ऐसे करके आप कंपेयर भी कर सकते हैं हमारा। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव वुड डिटरमाइन द मैथडोलॉजी टू बी फॉलोड। अब ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ मेथड बताएगा कि आपको किस तरीके से अपनी रिसर्च को आगे ले जाना है। फिर इसी में सेकंड पैराग्राफ देखिए, द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव मे बी टू असेस वेदर अ न्यू डायग्नोस्टिक मॉडलिटी इज बेटर देन द एग्जिस्टिंग वन। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको ये पता लगाना है, ऑब्जेक्टिव ये मतलब ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है कि जो हमारी नई डायग्नोस्टिक थेरेपी है वो पुरानी वाली से बेटर है। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, उसी मान लीजिए आपके पास कोई नई मशीन आई है बीपी चेक करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल ये ले लेते हैं कि आपके पास बीपी चेक करने की कोई नया तरीका आया है, कोई नई मशीन आई है। तो आप जो उस मेथड को आप कंपेयर करोगे पुराने मेथड से, कि पुराना मेथड जो है
मैनुअल और अपन डिजिटल वाली का एग्जांपल लेते हैं कि मैनुअल से बेटर जो है हमारी डिजिटल जो है बीपी वाली मशीन है। ठीक है, तो हमारा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हमारी डिजिटल जो है मैनुअल से बेटर है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसी मशीन के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कैसे होगा कि आप देखेंगे उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिविटी, मतलब आप पॉजिटिव जो है उसके प्रॉस एंड कॉन्स सामने लेकर आएंगे कि पॉजिटिविटी क्या है डिजिटल मशीन में और नेगेटिव चीज़ें क्या है डिजिटल मशीन में। सेफ्टी इन केस इट इज़ एन इन्वेसिव प्रोसीजर और साइड इफेक्ट। अब ये कोई इन्वेसिव प्रोसीजर होता, मान लीजिए कोई सर्जरी होती जहाँ पर आप मतलब इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं, मतलब पेशेंट के कोई सैंपल ले रहे हैं या कुछ भी चीज़ तरीके से आप कुछ कर रहे हैं, तो अगर वो उस तरीके से होता है तो आप उसका सेफ्टी भी देखनी पड़ती है आपको उसकी, और साइड इफ़ेक्ट भी देखने पड़ते हैं। फिजिबिलिटी अंडर अ वैरायटी ऑफ सेटिंग सच एज अ फील्ड, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। अब आप जो है डिजिटल मशीन की फिजिबिलिटी देखेंगे कि क्लिनिक पे अगर आप लगातार पेशेंट देखे जा रहे हैं, मतलब क्लिनिक पे देख रहे हैं, तो डिजिटल मशीन और मैनुअल मशीन में से कौन सा आपका बेटर जो है वर्क कर रहा है, फील्ड में कौन सा बेटर वर्क कर रहा है, मतलब अलग अलग कंडीशंस में भी आपका जब जो आपने ग्रुप्स लिए हैं वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। फिर एक्सेप्टेबिलिटी बाय द मेडिकल कम्युनिटी एंड द पेशेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब एक्सेप्टेबिलिटी मतलब पेशेंट को क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है, डिजिटल ज़्यादा पसंद आ रहा है कि मैनुअल वाला ज़्यादा पसंद आ रही है बीपी मशीन, तो पेशेंट को भी देखना पड़ेगा। फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब कि आपकी जो डिजिटल वाली जो है वो ज़्यादा महंगी तो नहीं है मैनुअल से, तभी अगर बहुत ज़्यादा महंगी हुई मैनुअल से तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद नहीं आएगी क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर वो उसी रेंज में है जिस प्रकार से आपकी मैनुअल है और बाकी जो इसकी पॉजिटिव जो है साइड आपको ज़्यादा दिख रही है डिजिटल वाली की, तो ये चीज़ होती है हमारी स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफाई कर देना एक मशीन को लेकर, किसी भी थेरेपी को लेकर, किसी भी ड्रग को लेकर कि इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। और ब्रॉड मतलब हो गया कि आपने दो अपना ग्रुप ले लिया, एक में डिजिटल रख दिया और एक में मैनुअल मशीन रख दी, और उन दोनों में से कौन सी अच्छी है सिर्फ आपको ये देखना होगा। तो ये होगा हमारा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। इसके बाद पेज नंबर 26 पर आ जाइए। इसमें देखिए, डू नॉट यूज़ अम्ब्रेला टाइप ऑफ टर्म सच एज टू स्टडी द रोल ऑफ, इंस्टेड से डायरेक्ट फॉर एग्जाम्पल टू एस्टिमेट द रिलेटिव रिस्क। अब यहाँ पे अम्ब्रेला टर्म यूज़ नहीं करनी है, ये हमने बिलाल में भी पढ़ा था कि हमको क्या क्या टर्म यूज़ नहीं करनी है ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर जो टर्म लिखी है वो लिखा टू स्टडी द रोल ऑफ। आप अगर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, ज़्यादातर हम वैसे यही गलती करते हैं अपने थीसिस लिखने में या फिर कोई भी आर्टिकल लिखने में, हम हमेशा ये यूज़ करते हैं टू स्टडी द रोल ऑफ, और ऐसे करके मैंने खुद ने ऐसा यूज़ करा हुआ है। लेकिन हमें अवॉइड करना है ऐसे अम्ब्रेला टर्म्स को, मतलब अम्ब्रेला मतलब ब्रॉड टर्म को अवॉइड करके हमें स्पेसिफिक चीज़ को लिखना है। जैसे टू एस्टिमेट द रिलेटिव रिस्क ऑफ डैश डैश डैश। आपको जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए, इसका मतलब ये है। इसमें देखिए अब सेकेंड पैराग्राफ में, इन द केस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स द ऑब्जेक्टिव कुड बी टू एस्टैब्लिश सुपीरियरिटी ऑफ वन रेजिमेन ओवर द अदर और इक्वलेंस और नॉन इन्फीरियरिटी। अब देखिए, इक्वलेंस और नॉन इन्फीरियरिटी या इन्फीरियरिटी हम आगे जाके इसी बुक में चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आप बस यहाँ पर इतना ध्यान रखिए कि जब आप क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो है वो है आप कोई भी रेजिमेन या फिर कोई भी आपका इंटरवेंशन है उसकी सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए पुराने से अच्छा ये है, ठीक है। या फिर कोई भी दो ग्रुप है कि दोनों में से कौन सा सुपीरियर है या दोनों इक्वल है, तो ये चीज़ दिखाने के लिए जब हम करते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है क्लिनिकल ट्रायल का। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पिंक से मार्क करी हुई है सबसे लास्ट में, इन शॉर्ट द ऑब्जेक्टिव शुड फॉलो स्मार्ट फॉर्मेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, क्वेश्चन आता भी हैं। स्मार्ट फॉर्मेट, स्मार्ट की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने ऑब्जेक्टिव लिख दिया और आप उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। मेजरेबल मतलब आप उसको मेजर कर पाए, जैसे आपने इसमें लिख दिया टू एस्टिमेट द रिलेटिव रिस्क ऑफ। अब रिलेटिव रिस्क को आप मेजर कर पाएँ, उसको निकाल पाएँ, आप अपनी रिसर्च को वहाँ तक पहुँचा पाएँ कि आपका रिलेटिव रिस्क निकले, तो वो होता है मेजरेबल। अचीवेबल कि आप अपनी रिसर्च में जो भी कर रहे हैं आपको जो ऑब्जेक्टिव आपने लिखे हैं उसको अचीव करना। रिलेवेंट होने चाहिए आपके टॉपिक या फिर ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं है कि आपने लिया तो डायबिटीज़ है और आप ऑब्जेक्टिव कैंसर के बारे में बता रहे हैं। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव वो रिलेवेंट होने चाहिए, आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, और टाइमली, मतलब आपका ये नहीं कि आपने ऑब्जेक्टिव आज लिखा है और 5 साल तक आपकी थीसिस चले जा रही है, आप उस पर रिसर्च कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप पीजी की थीसिस लिख रहे हैं तो हमने पहले ही पढ़ा था 4 जो थे हमारे
टाइप ऑफ जो रिसर्चेस थी उसमें था कि एक किसी में 2 साल थे, किसी में 3 से 4 साल थे। तो जिस तरीके से आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं या फिर जिस फील्ड में कर रहे हैं या फिर जिस डिग्री को लेने के लिए आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, उसी के टाइम बाउंड रहते हुए आपको अपने ऑब्जेक्टिव लिखने हैं कि आपको इतना ही ऑब्जेक्टिव लिखना है कि आपका 1 साल में ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए या फिर 2 साल में या फिर जितना भी आपको टाइम लिमिट दी गई है। तो स्मार्ट फॉर्मेट जो है आपका ऑब्जेक्टिव्स के लिए है, ये याद रखिएगा। स्मार्ट की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। इसके बाद आता है हमारा हाइपोथेसिस। Hypothesis is a precise expression of the expected result regarding state of a phenomena in the target population। अब ये होता है प्रिसाइज एक्सप्रेशन, मतलब छोटा एक्सप्रेशन होता है आपका, जो आप रिजल्ट लाना चाहते हैं उसको, मतलब जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका प्रिसाइज फॉर्मेट जब आप देंगे उसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिस। इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, हाइपोथेसिस आर नॉट गैसेस बट रिफ्लेक्ट द डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ द टॉपिक ऑफ रिसर्च। हाइपोथेसिस कोई गैस नहीं है, कोई ऐसे गैस नहीं कर सकता कि हाइपोथेसिस हमने चलिए तुक्का मार देते हैं, हाइपोथेसिस हम बनाने के लिए तुक्का मार देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है इसमें, क्योंकि आप हाइपोथेसिस बनाने से पहले ऑब्वियस सी बात है, पहले आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और डिफाइन करते हैं, उसके बाद आप उसके बारे में लिटरेचर पढ़ते हैं, पूरा सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी डाटा जो होता है, टर्शरी लिटरेचर वाला, ठीक है। तो आप उसका पूरा डेप्थ ऑफ नॉलेज में चले जाते हैं, डीप नॉलेज में जाते हैं, तब जाके आप अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। तो हाइपोथेसिस कोई गैस नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, वो एक रिफ्लेक्ट करता है आपकी नॉलेज को। दे मस्ट बी स्टेटेड इन अ मैनर दैट कैन बी टेस्टेड बाई कलेक्टिंग एविडेंस। तो इसलिए आपको हाइपोथेसिस कैसा बनाना है कि आप उसके ऊपर एविडेंस कलेक्ट कर सके। The hypothesis that dietary pattern affects the occurrence of cancer is not testable unless the specifics of diet and the type of cancer are specified। अब मान लीजिए आपने हाइपोथेसिस बना दिया डाइटरी पैटर्न जो है कैंसर पे इफेक्ट करता है, ठीक है। आपने हाइपोथेसिस लिख के दे दिया अपने थीसिस में कि डाइटरी पैटर्न जो है इफेक्ट करता है ऑकरेंस ऑफ कैंसर। अब सामने वाला पूछेगा तो सही ना आपसे कि कौन सी डाइट है भाई, कौन सा कैंसर के ऊपर तुम काम कर रहे हो। जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि कौन सी डाइट के ऊपर क्या क्या डाइट है, कौन सा वाला कैंसर है, तो ये कोई हाइपोथेसिस नहीं हुआ। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड पे काम करना चाह रहे हैं, कौन से कॉज पे काम करना चाह रहे हैं, कौन से उसके इफेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 27, प्रोटोकॉल कंटेंट। प्रोटोकॉल कंटेंट में आता है कि प्रोटोकॉल में आपका क्या कंटेंट होता है, ठीक है। वो इसमें नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें लाइन लिख रखी है, कॉम्प्रिहेंसिव येट कंसाइज स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रपोजल। आप जो भी प्रपोजल दे रहे हैं अपना हाइपोथेसिस, मतलब जो भी रिसर्च का प्रपोजल दे रहे हैं, उसी को समरी टाइप में लिख देना, प्रोटोकॉल का कंटेंट होता है। अब देखिए ये हम चीज़ें पहले भी पढ़कर आ चुके हैं, टाइटल, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सब चीज़ें, और ये भी पढ़कर आ चुके हैं कि कितने वर्ड्स की क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। हमने जब बिलाल में रिसर्च वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके पढ़ा था हमने, उससे सब में लिखा हुआ था कि टाइटल में 50 वर्ड्स होने चाहिए आपके, ठीक है। आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो 250 से 200 वर्ड्स का होना चाहिए, इस तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार आप, अगर आप लोगों को अभी याद नहीं है तो आप वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है टाइटल, कि आपका टाइटल क्या होगा। फिर आता है इंट्रोडक्शन, आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में जैसे क्या कैसे प्रेवलेंस है उस डिसीज़ का, या फिर क्या नीड है आपको स्टडी की, क्यों आप स्टडी करना चाहते हैं इसको, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में लिखनी है। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये आपको पता ही है, लिटरेचर का रिव्यू करेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस लिखेंगे। मेथडोलॉजी में देखिए क्या आता है, आप कैसे सब्जेक्ट लेंगे, मतलब पॉपुलेशन सैंपल आप कहाँ से लेंगे या फिर कौन सी आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। इंटरवेंशन आप क्या यूज़ करेंगे, कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे। कंपैरिजन ग्रुप अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो कंपैरिजन ग्रुप कैसा होगा, आप कंट्रोल ग्रुप होगा कि प्लेसिबो होगा कि क्या होगा। एग्जैक्ट डिज़ाइन ऑफ स्टडी, आप कैसी स्टडी करना चाहते हैं, केस स्टडी करना चाहते हैं, केस सीरीज़ करना चाहते हैं, कोहोर्ट स्टडी करना चाहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, क्रॉस सेक्शनल, एक्सपेरिमेंटल, जो भी आप एनिमल स्टडी जो भी आप करना चाहते हैं वो आएगा इसमें। पॉसिबल कन्फाउंडर्स, देखिए कन्फाउंडर्स यहाँ पे वर्ड नया है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कन्फाउंडर्स का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हाइपरटेंशन जो कॉज है वो माना जाता है हमारे हार्ट डिसीजेज़ का, ठीक है। कार्डियक प्रॉब्लम का हाइपरटेंशन को कॉज मान लिया हमने, तो हम जब स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जिस जिसको हाइपरटेंशन था उसको मेनली जो है हार्ट प्रॉब्लम्स आई। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं साथ में कि जो जो ओबेस पर्सन थे उनको भी हार्ट प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे जो ओबेसिटी है ये हमारा कन्फाउंडर है, मतलब ओबेसिटी भी आपके जो है हार्ट डिसीज़ को कॉज कर रहा है। लेकिन हमने जो स्टडी करा है या हमने जो डायरेक्टली देखा है इफ़ेक्ट, वो देखा है हाइपरटेंशन का। तो ओबेसिटी भी कहीं ना कहीं चुपके से जो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के लिए
जिम्मेदार है। ठीक है, तो कन्फाउंडर्स को आप मोटी भाषा में अपने आप के समझने के लिए कह सकते हैं कि जो छुपे हुए फैक्टर्स होते हैं उनको हम कन्फाउंडर्स बोलेंगे, लेकिन वो फैक्टर्स जो है इफ़ेक्ट को कॉज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं मेन फैक्टर के अलावा। तो कन्फाउंडर्स जो होते हैं वो होते हैं छुपे छुपे रुस्तम, आप बोल सकते हैं कन्फाउंडर्स आर द छुपा रुस्तम वाला फैक्टर। फिर 12th नंबर देखिए, ऑन व्हाट कैरेक्टरिस्टिक वुड द सब्जेक्ट बी असेस्ड, मतलब आप कौन से सिम्टम्स लेना चाहते हैं कि आप कोई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन लेना चाहते हैं, तो ये वो आप चीज़ में लिखेंगे। असेसमेंट लिखेंगे कि असेस आप कैसे करेंगे अपने पेशेंट को। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा कैसे होगा। फिर 15 पॉइंट देखिए, जो आप क्या सिस्टम फॉलो करेंगे डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद है हमारा 16 में, जैसे क्या कौन सा सिस्टम, मतलब क्वेश्चन आरे पूछेंगे कि आप इंटरव्यूज़ लेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी सिस्टम में आ जाएगी कि आप कैसे डाटा को ऑब्टेन करेंगे या फिर रिकॉर्ड करेंगे। 16 है व्हाट इज़ टू बी डन इन केस ऑफ कंटीजेंसीज, मतलब मान लीजिए आपके पेशेंट लामा हो गए, बीच में चले गए, फॉल आउट हो गए, ड्रॉप आउट हो गए, नॉन रिस्पॉन्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही सिनोनिम है, फॉल आउट और ड्रॉप आउट या फिर नॉन रिस्पॉन्स। ठीक है, बीच में आपकी रिसर्च को छोड़ के आपके पेशेंट चले गए, तो उनके उसको कंप्लीट करने के लिए, उस डाटा को कंप्लीट करने के लिए, या फिर आपकी रिसर्च में नॉन रिस्पॉन्स बहुत ही कम हो, या फिर उसको आप एडजस्ट कैसे करेंगे, उसके भी आपके पास रीजंस होने चाहिए, उसके लिए भी आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए। इसके बाद 17 पॉइंट देखिए, पीरियड ऑफ द स्टडी, आप कितने टाइम तक अपनी स्टडी को चलाना चाहते हैं। इसके बाद आता है हमारा डाटा एनालिसिस, वो था हमारा मेथोडोलॉजी। इसके बाद आता है हमारा डाटा को एनालाइज करना। सबसे पहले एरर्स इन कैलकुलेटिंग स्कोर्स, मान लीजिए कोई एरर आ रहा है तो आप देख लीजिए पहले अपने डाटा को एनालाइज करके कि कोई एरर तो नहीं आ रहा कैलकुलेशन में। फिर आप कंपैरिजन या ट्रेंड असेसमेंट देखेंगे, एस्टिमेशंस देखेंगे कि हमारे क्या कोई ट्रेंड बन रहा है क्या डाटा के, मतलब कोई एसोसिएशन तो नहीं दिख रहा, कोई ट्रेंड तो नहीं बन रहा है। स्टैटिस्टिकल इंडिसेस देखेंगे, कोई आपको मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, जो भी चीज़ आपको यूज़ करनी है। फिर आप जो है टेस्ट कौन सा यूज़ करेंगे, स्टैटिस्टिकल मेथड वुड बी यूज, कौन सा टेस्ट आप यूज़ करेंगे। फिर व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिलायबिलिटी ऑफ द कंक्लूजन, अब आप क्या कंक्लूजन पर आ गए, अब उसकी रिलायबिलिटी कितनी है आपके कंक्लूजन की, कितना रिलायबल कंक्लूजन जो है आपने अपने रिसर्च के बाद निकाला है। इसके बाद आता है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में आते हैं आपके रिसोर्सेज क्या क्या आपको रिक्वायर हुए थे, या फिर आपने क्या क्या अपने इंस्टीट्यूट में अरेंजमेंट की थी अपनी रिसर्च के लिए, या फिर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने, आपके साथ वालों ने, आपके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने, फंडिंग एजेंसी ने, इन सब ने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई थी आपकी रिसर्च के दौरान। या फिर अगर किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मान लीजिए आप कैंसर पे कोई रिसर्च करें, ठीक है, उसमें रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है या कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, तो आपको उसके लिए पहले ट्रेनिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी या फिर ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या क्या ट्रेनिंग नीड हुई थी आपके रिसर्च के दौरान, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है हमारी लॉजिस्टिक्स में। अब इसमें टेबल दिए, बॉक्स नंबर 2.1 दे रखा है, एलिमेंट्स ऑफ अ मेडिकल रिसर्च है, तो ये सब कुछ वही जो डिफरेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया, तो वो आप देख लेंगे एक बार। यहाँ पे देखिए सबसे पहले टाइटल जो है वो कैसा होना चाहिए, क्लियरली वर्डेड बट कंसाइज टाइटल दैट एप्टली डिस्क्राइब द जिस्ट ऑफ द स्टडी। आपकी स्टडी का जिस्ट मतलब आपकी स्टडी का जो मेन जो फोकस है वो आपका निकल कर आ जाना चाहिए टाइटल में। फिर इसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर में देखिए लास्ट पॉइंट, कन्फाइन इट टू द टॉपिक एंड इंक्लूड लेटेस्ट डेवलपमेंट। अब आपका जो लिटरेचर है, आप ऐसे नहीं है कि आप सब कुछ ही पढ़ डालेंगे, आपका जो टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको लिटरेचर पढ़ना है, और कोशिश कीजिएगा कि अगर उस टॉपिक पे कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में कोई लिटरेचर गिवन है, तो वो आप ज़रूर पढ़ें। इसके बाद है लिमिटेशंस, कंडीशंस और ग्रुप टू विच द रिजल्ट वुड नॉट अप्लाई। लिमिटेशंस मतलब मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया एक ग्रुप पे और आप जो है दूसरे ग्रुप पे आपका वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कंडीशंस और ग्रुप मतलब आपको पहले से कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी उस पर कि ये ग्रुप आपने एक एरिया में मान लीजिए काम करा है, उस एरिया में वो आपका डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और आपने उस डिसीज़ के ऊपर काम करा है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे एरिया में भी आपका वो काम वही रिजल्ट आए या फिर वही आपका उतना ही सक्सेसफुल आपका काम हो, ऐसा नहीं है। इसके बाद आता है रेफरेंसेस, दो साइटेड इन द टेक्स्ट ऑफ द प्रोटोकॉल एंड पॉसिबली अ बिब्लियोग्राफी और अदर लिटरेचर ऑन द टॉपिक दैट कुड बी ऑफ इंटरेस्ट टू द रीडर। तो आप रेफरेंसेस देंगे जो आपने अपने प्रोटोकॉल में लिखे हैं, उनके रेफरेंसेस आपने कहाँ कहाँ से लिए वो लिखेंगे। फिर आता है अपेंडिक्स में आता है आपके क्वेश्चन आ रहे, शेड्यूल परफॉर्मा, कंसेंट फॉर्म,
या फिर आपने जो भी कुछ जो लिया है, मतलब रिटर्न में लिया है, कंसेंट फॉर्म लिया है, क्वेश्चनरी का या शेड्यूल या परफॉर्मा के जो आपने तैयार किया है, वो भी आप अपनी रिपोर्ट में लगाएंगे कि हमने इस तरीके से क्वेश्चनरी तैयार किया था, या फिर इस तरीके से शेड्यूल या परफॉर्मा तैयार किया था, या ये हमारा इन्फॉर्म कंसेंट था। ये चीज़ें आप अपनी अपेंडिक्स में यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए इसमें पेज नंबर 31 बॉक्स में ही देखिएगा सबसे लास्ट में, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आर पार्ट ऑफ अ केस डेफिनेशन दैट डिलिनिएट्स द टारगेट पॉपुलेशन। द पर्पस इज दैट ओनली अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट पार्टिसिपेट एंड दे रिमेन सेफ। अब देखिए इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का पर्पस सिर्फ इतना है, मान लीजिए आप अपनी पीजी की थीसिस कर रहे हैं और आपको डायबिटीज़ पे ही काम करना है, ठीक है, तो डायबिटीज़ के साथ आपने अगर पेशेंट को एक्सक्लूड कर दिया कि जिसको कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको एक्सक्लूड इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जो सब्जेक्ट है, आपके जो पेशेंट हैं वो सेफ़ रहें। कल को कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है या फिर आपका ड्रग काम नहीं कर रहा है उनके ऊपर, तो वो क्या होगा, आपके पेशेंट या आपके पार्टिसिपेंट के लिए ही जो है मॉर्टेलिटी क्रिएट कर सकता है, या फिर उसी के लिए जो है अनसेफ हो सकता है। तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हम इसीलिए रखते हैं कि जो चीज़ हमारे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल है उससे तो हम इंक्लूड कर लें, और जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मान लो आपको लगता है कि आपके पास इमरजेंसी सेवाएँ उपलब्ध नहीं है अपने इंस्टीट्यूट में, या आपको लगता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई इस तरीके की तो आप उसको नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो आप उस चीज़ को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बेसिकली आपके पार्टिसिपेंट को सेफ रखने के लिए होते हैं। फिर इसी में देखिए जो शुरुआत में जो पैराग्राफ है, इन शॉर्ट द प्रोटोकॉल शुड बी एबल टू कन्विंस द रीडर दैट द टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, द डाटा कलेक्टेड वुड बी रिलायबल एंड वैलिड फॉर दैट टॉपिक, एंड दैट कॉन्ट्राइंडिकेशंस इफ एनी वुड बी सेटिस्फैक्टरी रिजॉल्व। इन शॉर्ट मतलब आपका प्रोटोकॉल जो है वो कन्विंस कर देना चाहिए रीडर को, जो भी आपका प्रोटोकॉल पढ़े वो कन्विंस हो जाए कि आप जो टॉपिक ले रहे हो वो बहुत ही समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे वो सही में बहुत अच्छा डाटा कलेक्ट करेंगे, वैलिड डाटा कलेक्ट करेंगे, और अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती भी है आपके स्टडी के दौरान या फिर रिसर्च में, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटोकॉल। अब आपका स्ट्रक्चर क्या होगा प्रोटोकॉल का, वही चीज़ है, तो आपको लिखना कैसे है, मतलब बताना कैसे है इसमें। जनरल पैटर्न एज स्टेटेड अर्लियर इज, मतलब जनरल पैटर्न जो क्या होता है, टाइटल आता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर आता है, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस आते हैं, मटेरियल मेथड्स आता है, डाटा एनालिसिस, सिस्टम ऑफ कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। तो आपको ये एक एक पॉइंट याद होना चाहिए कि आपके प्रोटोकॉल के स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो देखिए, प्रोटोकॉल डज नॉट हैव अ डिस्कशन सेक्शन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है कि प्रोटोकॉल में देखिए कोई भी डिस्कशन सेक्शन नहीं होता, जबकि वो हमारे थीसिस और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है डिस्कशन सेक्शन। लेकिन प्रोटोकॉल का जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इस प्रोटोकॉल को इस तरीके से लिखना है, उसके अंदर आपका डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं आता। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको पॉइंट याद रखने हैं, टाइटल, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, मटेरियल मेथड्स, डाटा एनालिसिस, सिस्टम ऑफ कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। इसके बाद देखिए हम जो यहाँ पर टाइटल एंड इंट्रोडक्शन शुरू हुआ है, इसी को पेज नंबर 32 पे देखेंगे। इंट्रोडक्शन इन ए प्रोटोकॉल शुड बी शॉर्ट, से नॉट एक्सीडिंग 1 पेज, मतलब 1 पेज का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, वही 200 से 250 हमारे वर्ड्स होने चाहिए। इसी में देखिए, ब्रीफली स्टेट हाउ यू प्लान टू अप्रोच द प्रॉब्लम विदाउट डिस्कसिंग द एक्चुअल टेक्निक। आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत मोटा मोटा प्लान बता देंगे अपना कि हाँ हम ऐसे करके अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन अपनी एक्चुअल टेक्निक को आप उसमें नहीं बताएंगे। एक्चुअल टेक्निक के बारे में आप मटेरियल्स एंड मेथड्स में बताते हैं कि हम इस चीज़ के लिए ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे प्रिपेयर होगी, इस इंस्टीट्यूट में होगी, इस फार्मेसी में होगी, कैप्सूल बनाएंगे, वटी बनाएंगे, मोदक बनाएंगे, जो आपकी रिसर्च जिस चीज़ पर हो रही है, जो आपको बनाना है, जो आपको जैसे भी करना है, वो मटेरियल एंड मेथड्स में आप जो है पूरी टेक्निक के बारे में बताएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में सिर्फ आप एक आइडिया देंगे। इसके बाद आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें लाइन देखिए, मोस्ट एफिशिएंट इन दिस रिस्पेक्ट आर रिव्यू आर्टिकल बिकॉज दे टेंड टू हाईलाइट द लेक्यूना। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप लिटरेचर को पढ़ते हैं उसमें जो है रिव्यू आर्टिकल्स को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर भी आपकी वीकनेस है, क्योंकि रिव्यू आर्टिकल्स जो है डिस्कशन पोर्शन में अपने या फिर कंक्लूजन पोर्शन में ये बता देते हैं कि इस चीज़ में आप है ना इस तरीके से रिसर्च कर सकते थे तो और अच्छा हो सकता था। देखिए जैसे आप संहिताओं में अगर मान लीजिए लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है, संहिताओं के द्वारा अगर आप लिटरेचर देख रहे हैं, मान लीजिए प्रमेह पे देख रहे हैं, डायबिटीज़ या किसी भी डिसीज़ पे देख रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ चिकित्सा बताएंगे, उसके बारे में निदान बताएंगे, या फिर पूरा जो है
पूरा आपको डिसीज़ के बारे में अच्छे से बता देंगे। लेकिन जो कंक्लूजन वाला पार्ट है आपका रिसर्च में, आपको क्या ज़रूरी है कि कंक्लूड कैसे करना है। तो कंक्लूजन वाला जो पार्ट है वो आपको मिलेगा रिव्यू आर्टिकल्स में। तो रिव्यू आर्टिकल्स जब आप पढ़ेंगे, अपने रिसर्च के से रिलेटेड कोई रिव्यू आर्टिकल है, तो आपको उसके कंक्लूजन वाले पार्ट में, उसके डिस्कशन वाले पार्ट में ये पता चलेगा कि इस डिसीज़ पे और क्या हमें करना चाहिए, या फिर जो इन्होंने आर्टिकल लिखा है वो मतलब वो क्या नेगेटिव पॉइंट्स भी बता देते हैं अपने आर्टिकल में कि आप लोग ये चीज़ मत यूज़ करिएगा, बल्कि आप ये चीज़ यूज़ करिएगा, या फिर आप इतनी डोज मत रखिएगा। कंक्लूजन में बता देंगे कि आप इतना डोज रखिएगा तो उससे ज़्यादा अच्छे इफेक्ट आएंगे। तो इसलिए जब आप लिटरेचर देखें तो रिव्यू आर्टिकल्स को ज़रूर देखें। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, हम देख ही चुके हैं। फिर आता है मटेरियल्स एंड मेथड। इसमें मेक नो कॉम्प्रोमाइज़ एंड अडॉप्ट द मोस्ट सुटेबल मेथडोलॉजी दैट कैन डायरेक्टली अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जो आपकी मोस्ट सुटेबल मेथड्स होंगे आपको वही यूज़ करने हैं। इसके बाद पेज नंबर 33, डाटा एनालिसिस में देखिए, विजुअलाइज द डाटा एंड आइडेंटिफाई द स्टैटिस्टिकल मेथड। आप डाटा देखिए और सोचिए कि आपको कौन सा टेस्ट इसमें यूज़ करना है। फिर सिस्टम फॉर कंक्लूजन, अब आपको कंक्लूड करना है। कंक्लूड कैसे होगा, रिजल्ट, इसमें दो चीज़ आएंगी, एक तो रिजल्ट और एक कंक्लूजन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, इसके द्वारा हम समझते हैं। देखिए, द रिजल्ट माइट टेल यू दैट योगा फॉर 30 मिनट्स अ डे 5 days in a week for 4 weeks reduces diastolic blood pressure by 7 mmHg in those who are borderline hypertensive। अब ये तो आ गया आपका रिजल्ट। मतलब रिजल्ट में आप जो है पॉइंट वाइज हर चीज़ बताएंगे कि योगा अगर आपने 30 मिनट करा है, 5 दिन करा है पूरे वीक में, और 4 वीक तक आपने लगातार करा है, तो उससे क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 7 mmHg तक घट गया है। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब इसमें कंक्लूजन क्या होगा कि दैट योगा टेंड्स टू रिड्यूस डायस्टोलिक बीपी इन बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन। कंक्लूड आपने कर दिया कि देखो योगा जो है बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक बीपी कम करता है। अब कितना करता है, कैसे करता है, कितना योगा करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, वो आएगा हमारा रिजल्ट में। इसके बाद है इसी में जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऑल्सो स्टेट हाउ यू प्लान टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन केस द रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट द प्रेजेंट नॉलेज एंड इफ़ द रिजल्ट डू नॉट कम अप टू योर एक्सपेक्टेशन। आपको कंक्लूजन में ये भी बताना पड़ेगा कि जो आपका रिजल्ट है अगर वो प्रेजेंट नॉलेज से मतलब कोइंसाइड नहीं करता, मतलब प्रेजेंट नॉलेज कुछ और बता रही है, आपका रिजल्ट कुछ और आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट ऐसा क्यों आया। तो वो आपको कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट इस तरीके का कैसे आया। आपको एक्सप्लेनेशन जो है अपने रिजल्ट के बारे में वो आपके कंक्लूजन में लिखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आता है साइटिंग द रेफरेंस। रेफरेंसेस के हमने 2 स्टाइल पढ़े थे, वैंकोवर और हार्वर्ड स्टाइल, फिलहाल की बुक में वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है रेफरेंसिंग स्टाइल को। आपको अगर याद नहीं है तो वहाँ पे एक बार ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी बताया रखा है इन्होंने, 2 systems आर अवेलेबल। फर्स्ट इज साइटिंग द रेफरेंस इन द टेक्स्ट बाय लास्ट नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन सच एज मेहता एट एल 2009। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें सर नेम डाल के और ईयर डाल सकते हैं, या फिर जब उसकी पब्लिकेशन हुई थी, ठीक है, तो सरनेम और ब्रैकेट में जो है आप ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और एट एल मतलब जो उनके ग्रुप थे, जो उनके साथ, जैसे मेहता के साथ और लोगों ने काम किया तो एट एल यूज़ हो गया। अगर 3 और मोर ऑथर होते हैं तो। अगर फॉर 2 ऑथर्स द लास्ट नेम ऑफ बोथ आर साइटेड, अगर सिर्फ 2 ही ऑथर हैं तो दोनों के सरनेम आप लिख सकते हैं। और अगर 3 या 3 से ज़्यादा ऑथर हैं तो आप जो है मेहता मतलब एक ऑथर का नाम लिख के आप एट एल कर सकते हैं। In this system, the listing is at the end is done in alphabetical order of last name of the first author। अब इसमें क्या होगा, जो एंड में जो आपकी लिस्टिंग होगी वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगी। मतलब ए, अगर किसी ऑथर का नाम ए से शुरू हो रहा है तो पहले ए वाला आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, ऐसे करके आप अपनी पूरे जो आपकी बुक है या फिर कोई भी पब्लिकेशन है उसके लास्ट में आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फिर सेकंड सिस्टम जो होता है वो ज़्यादातर मेडिकल जर्नल्स वाले फॉलो करते हैं। साइटिंग रेफरेंस इन द टेक्स्ट बाय नंबर ईदर इन पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट होता है, और अ सुपरस्क्रिप्ट इन द सीक्वेंस ऑफ देयर अपीयरेंस and listing at the end in order of these number, last name of the first author can also be cited। इसमें भी आप लास्ट नेम मतलब सरनेम आप लिख सकते हैं ऑथर का। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अबॉर्शन, फिर ब्रैकेट में 1, मतलब अबॉर्शन से रिलेटेड जो रेफरेंस है वो आपको या तो पेज के नीचे मिलेगा या फिर आपके जो पूरा आपका आर्टिकल है उसके लास्ट में 1 नंबर पे जो आपको मिलेगा वो अबॉर्शन से रिलेटेड जो है आपका रेफरेंस मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं।
इसमें आता है लास्ट में, डू नॉट कन्फ्यूज़ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेज विद बिब्लियोग्राफी, मतलब जो रेफरेंस है वो बिब्लियोग्राफी से कन्फ्यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने अपनी जो पब्लिकेशन है, जो आर्टिकल है, जो थीसिस है, उसके रेफरेंसेस, मान लीजिए आपने बीच बीच में कुछ लिखे हैं, कोई श्लोक लिख दिया, तो श्लोक का रेफरेंस आपने कहाँ से लिया, मान लीजिए चरक से लिया, शुश्रु से लिया, तो वो गया हमारा रेफरेंस। लेकिन बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है कि आपने जो भी चीज़ पढ़ी है अपनी रिसर्च को शुरुआत करने से पहले, थीसिस को लिखने से पहले, अपनी थीसिस से रिलेटेड जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, भले ही नेट में पढ़ी हो, किसी का आर्टिकल पढ़ा हो, किसी के जर्नल्स पढ़े हों, किसी की कोई मैगज़ीन में, आपको हेल्थ मैगज़ीन में कुछ मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ हमारी आ जाएगी बिब्लियोग्राफी में। तो बिब्लियोग्राफी इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल रिलेटेड लिटरेचर साइटेड और नॉट। आपकी मतलब साइटेड और नॉट मतलब किसी ने उसको यूज़ करा है कि नहीं, उस लिटरेचर को, वो कहीं पे भी साइट हुआ है कि नहीं हुआ, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सारी चीज़ जो आपने देखी है वो बिब्लियोग्राफी में लिखनी है। और रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने कौन सी बुक से, कौन से लिटरेचर से रेफरेंस लिया है और अपनी थीसिस में, आर्टिकल में, इन सब में इंक्लूड किया है। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल क्लियरेंसेस। इंस्टीट्यूशनल क्लियरेंसेस का मतलब ये है, मोस्ट इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट इन मेडिकल रिसर्च सेटअप अ लेयर ऑफ कमेटी टू रिव्यू द प्रोटोकॉल। इसमें 2 कमेटी बनेंगी। जो इंस्टीट्यूशनल क्लियरेंसेस मतलब इंस्टीट्यूट जो है आपके प्रोटोकॉल को क्लियर कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ाएगा, तो 2 कमेटी बनती है इसमें। द पर्पज ऑफ दिस आर टू फोल्ड। सबसे पहली जो है, द रिसर्च शुड बी ऑफ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड सो दैट इट डज नॉट ब्रिंग बैड नेम टू द इंस्टीट्यूशन, इनफैक्ट शुड पॉसिबली एनहांस इट्स रेपुटेशन। आपकी रिसर्च ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके इंस्टीट्यूट का नाम खराब कर दे, बल्कि उसका नाम बल्कि उसके नाम को और अच्छा दिखाए, या फिर इंस्टीट्यूट की ग्लोरी में जो हेल्पफुल हो, वैसी आपकी रिसर्च होनी चाहिए। सेकंड है, द रिसर्च इज सच दैट इट डज नॉट हार्म द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च इफ़ नॉट बी बेनिफिशियल टू दैम। आपकी रिसर्च जो है हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, या तो ह्यूमन पार्टिसिपेंट को या फिर एनिमल्स को। तो ये 2 टाइप की जो है आपकी कमेटी बनेगी इंस्टीट्यूशनल। इसके बाद देखिए, जनरली 2 कमिटीज लुक आफ्टर दिस वर्क, ऑल्दो इन सम केसेस बोथ कैन बी असाइन टू द सेम कमिटी। फर्स्ट इज टू रिव्यू द टेक्निकल एस्पेक्ट एंड द अदर फॉर एथिकल एस्पेक्ट। अब ये 2 कमेटी अलग अलग भी बन सकती है, एक टेक्निकल कमेटी बन सकती है और एक एथिकल कमेटी बन सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेम ही कमेटी दोनों काम कर सकती है। फिर सबसे पहले आता है इसमें रिसर्च रिव्यू बोर्ड। अब आपका जो है रिव्यू जो करेगा बोर्ड, वो कैसा होना चाहिए। दिस बोर्ड मेनली कंप्राइजेज इंटरनल मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड रिव्यू द टेक्निकल एस्पेक्ट वेदर the topic is worth spending time and resources, it is feasible, the methodology is sound, and it is likely to yield the result of the type stipulated. इसमें क्या है, आपके इंस्टीट्यूट के ही इंटरनल मेंबर होते हैं, वो रिव्यू करते हैं आपके प्रोटोकॉल को कि आप जो इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर जो वो फंडिंग कर रहे हैं आपकी रिसर्च को, वो लायक भी है कि नहीं। ठीक है, सिर्फ ये देखने के लिए आपके जो है इंस्टीट्यूट जो है एक रिव्यू बोर्ड का बनाता है। इसमें क्या है, ओकेजनली एन आउटसाइड एक्सपर्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ रिसर्च इज को ऑप्टेड टू प्रोवाइड एन ओपिनियन रिगार्डिंग द एडिक्वेसी ऑफ प्रोटोकॉल। ए क्वालिफाइड स्टैटिस्टिशियन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस बोर्ड। अब इसमें क्या कर सकते हैं, वैसे तो सारे इंटरनल मेंबर्स होते हैं, लेकिन कई बार क्या कर सकते हैं आप कि किसी का ओपिनियन लेने के लिए कोई एक्सपर्ट को भी आप बाहर से बुला सकते हैं अपने रिव्यू बोर्ड में, और एक क्वालिफाइड स्टैटिस्टिशियन को भी आप अपने रिव्यू बोर्ड में रख सकते हैं, ताकि वो स्टैट्स के बारे में बता सके कि देखिए एरर आ सकता है, अगर आप इतना सैंपल लेंगे तो एरर आएगा, तो आप अपने सैंपल को इतना रखिए। तो इस चीज़ की मतलब इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो एक स्टैटिस्टिशियन ही बता सकता है आपकी रिसर्च को शुरू होने से पहले। इसके बाद देखिए इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। अब वो पहली जो कमेटी थी वो थी रिव्यू बोर्ड, जिसमें आपके मेंबर्स जो है आपके कमेटी के मेंबर्स जो थे इंटरनल्स थे सारे। अब एथिकल कमेटी में क्या होता है, ये इंश्योर करती है दैट द रिसर्च इज़ नॉट गोइंग टू हार्म द इंस्टीट्यूशन, द रिसर्चर एंड द सब्जेक्ट। ये इंश्योर करेगी कि आपकी जो रिसर्च है वो इंस्टीट्यूट को हार्म नहीं करेगी, ना रिसर्चर को कोई नुकसान पहुंचाएगी, और ना ही उसके सब्जेक्ट को कोई नुकसान पहुंचाएगी। द मेंबर एंड द चेयर ऑफ दिस कमिटी शुड बी मोस्टली आउटसाइडर्स एंड नॉट बिलोंगिंग टू द इंस्टीट्यूशन। अब इसमें क्या होगा, जो मेंबर या फिर जो चेयर पर्सन होगा कमेटी का, वो आउटसाइड ऑफ द इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इंस्टीट्यूट में से नहीं होना चाहिए। द मेंबर सेक्रेटरी शुड बी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। अब इसमें जो मेंबर सेक्रेटरी है वो इंस्टीट्यूट से हो सकता है। द चेयर शुड बी वेल नोन रिसर्चर विद एस्टैब्लिश रेपुटेशन। जो आपका चेयर पर्सन होना चाहिए वो एक अच्छा रिसर्चर होना चाहिए और अच्छी रेपुटेशन वाला आदमी होना चाहिए। द कमिटी में हैव 2 or 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑफ विच 1 or 2 कैन बी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। दो या तीन जो है सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होने चाहिए, जिसमें से 1-2 जो है आपके इंस्टीट्यूट में से भी ले सकते हैं आप।
1 मेंबर फ्रॉम लीगल प्रोफेशन, एक जो है आपका लीगल प्रोफेशन से होना चाहिए, कोई लॉयर होना चाहिए, और सोशल साइंटिस्ट एंड 1 ले पर्सन, एक सोशल साइंटिस्ट होना चाहिए और एक ले पर्सन भी होना चाहिए इसमें। द टोटल साइज कैन बी 7 to 10 मेंबर्स। अब इसका टोटल साइज जो है हमारी एथिकल कमेटी का 7 से 10 मेंबर का हो सकता है। इसी में देखिए फिर, द कमिटी एज अ होल लुक्स इनटू द एस्पेक्ट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस, रिस्क इन्वॉल्व, पोटेंशियल बेनिफिट, कंपेंसेशन टू द सब्जेक्ट। अब आप जो कमेटी है वो क्या क्या चीज़ें देखती है, एक तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का प्रोसेस आपने क्या फॉलो करा है, क्या फॉलो करेंगे, रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है आपकी रिसर्च में, पोटेंशियल बेनिफिट क्या क्या है आपकी रिसर्च में, कंपेंसेशन क्या दिया जाएगा सब्जेक्ट को अगर कुछ हार्म होता है तो। एथिक्स कमेटी में भी डिफरेंट फॉर ह्यूमन रिसर्च दैन फॉर एनिमल रिसर्च। तो एथिकल कमेटी जो है एनिमल के लिए और ह्यूमन के लिए अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी दे रखी है ये बिलाल में बहुत अच्छे से दे रखी है, एक एक पॉइंट अच्छे से बताया हुआ है उसमें कि आपकी जो ह्यूमन एथिकल कमेटी मतलब इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी कैसे होनी चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी में कौन कौन से मेंबर हैं, कब कब वो रिन्यू होती हैं, कितना उनका टाइम पीरियड होता है, ये सारी चीज़ें बिलाल में बहुत अच्छे से दी गई हैं। तो आप एक बार बिलाल को ज़रूर देखिए इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी के लिए। इसके बाद देखिए समरी, प्रोटोकॉल इज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्टडी। तो प्रोटोकॉल जो है हमारा चीफ आर्किटेक्ट भी है, और बिलाल में इसको बोला था कि ब्लू प्रिंट है आपके आर्किटेक्ट का। तो ये जो है चीफ आर्किटेक्ट या ब्लू प्रिंट या फिर वर्क प्लान, ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ होती है प्रोटोकॉल के लिए। तो ये जो चैप्टर था ये इतना ही था। एक बार आप इसको बिलाल से और देख लीजिएगा, जिन्होंने बिलाल अच्छे से पढ़ी उनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।